हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे और कितने गलत होंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 151 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंजेस कनेक्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पर्वतमाला को क्या कहते हैं। तो देखो, इंडिया का ये जो दक्षिणी पार्ट है, ये हो गई इसकी पश्चिमी घाट, और ये हो गया इसका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली ये जो पर्वतमाला बनती है, तो यहाँ पर पूछा गया है इसको क्या कहते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, नीलगिरी पर्वत। देखो, नीलगिरी पर्वत से जो है तो एक क्वेश्चन बनता है। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है। तो कितने राज्यों में है, तो टोटल 3 राज्यों में है। और अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दे करके। तो देखो, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 3 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश इसमें नहीं आता है, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। द गल्फ ऑफ कैम्बे इज एसोसिएटेड विद। तो कैम्बे की खाड़ी का संबंध निम्न के साथ है। तो देखो, कैम्बे की खाड़ी का संबंध निम्न के साथ है, किसके साथ है। देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा बन जाएगा कि कैम्बे की खाड़ी का नया नाम क्या है। तो देखो, आपको पहले पता होना चाहिए, कैम्बे की खाड़ी का नया नाम है खंबात की खाड़ी। क्या नाम है, खंबात की खाड़ी। अब आपको पता लग गया होगा कि खंबात की खाड़ी कहाँ पर है। तो ये गुजरात के दक्षिण में है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कैम्बे की खाड़ी का संबंध किसके साथ है। तो देखो, कैम्बे की खाड़ी का संबंध ऑयल एंड नेचुरल गैस से है, यानी कि तेल तथा प्राकृतिक गैस से इसका संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के दक्षिण में यह स्थित है, अरब सागर में यह स्थित है। यह खाड़ी कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। ओके, तो इसको आपको नोट रखना है। बाकी एक और पॉइंट यहाँ से बन जाएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है तो इसी खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कौन सी नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है तो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 153। कोडरमा इज़ द चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ। तो कोडरमा एक मुख्य संग्रहण केंद्र है। तो देखो, ये संग्रहण केंद्र है माइका का। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अब आप पूछोगे कि ये कोडरमा कहाँ पर पड़ता है। तो देखो, कोडरमा पड़ता है झारखंड स्टेट में। कहाँ पर, झारखंड स्टेट में। यहाँ पर आपको इस पॉइंट को नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करें। द इसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। स्थानांतरित कृषि का एक आवश्यक लक्षण क्या है। देखो, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कृषि करना। पहले एक स्थान पर कृषि कर ली, 1-2 महीने वहाँ पर कर ली, फिर उसके बाद जो है तो वहाँ से स्थानांतरित करी कृषि और किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के कृषि कर ली। यानी कि आप कह सकते हो द रोटेशन ऑफ फील्ड्स, भूखंडों का परिवर्तन जो है तो स्थानांतरित कृषि का लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 155 क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वुलन टेक्सटाइल्स। तो ऊनी कपड़ों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्रणी है। तो देखो, ऊनी कपड़ों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। देखो, स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑप्शन जो है तो ए करेक्ट करके आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर। बट देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंजाब। ऊनी कपड़ों के उत्पादन में पंजाब राज्य जो है तो अग्रणी है। अच्छा, पंजाब का कौन सा जो है तो एरिया इसके लिए जो है तो माना जाता है। तो देखो, पंजाब का लुधियाना, लुधियाना आपको बिल्कुल नोट रखना है, लुधियाना। लुधियाना के बाद आप कह सकते हो सेकंड नंबर पर अमृतसर। कौन सा, अमृतसर। तो देखो, 155 का ऑप्शन बी करेक्ट, पंजाब। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी इन इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड इज़। तो भारत के आंतरिक व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण पण्य क्या है। तो देखो, 156 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोयला। भारत के आंतरिक व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण पण्य क्या है, तो यह है कोयला। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 157 क्वेश्चन की बात करें। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। तो एक बंद अर्थतंत्र वह है जो, यानी कि एक बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये देखो,
एक बंद अर्थव्यवस्था होती है जो कि अन्य किसी देश से व्यापार नहीं करती, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अन्य कोई देश से व्यापार नहीं करता उसे जो है उसको जो है तो एक बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 158 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट अर्न्स द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज। तो निम्न में से कौन सा निर्यात का पण्य सर्वोच्च विदेशी विनिमय अर्जित करता है। तो देखो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेम्स एंड ज्वेलरी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। बट देखो अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो वहाँ पर जो है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंजीनियरिंग गुड्स। और मैंने भी इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है, तो मैंने भी इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ रखा है। तो देखो मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो भारत के जो है तो कुल व्यापारिक निर्यात का यानी कि टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का जो है तो 22% इंजीनियरिंग सेक्टर है। 22% इंजीनियरिंग सेक्टर है। और इंजीनियरिंग सेक्टर का देश में टोटल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रीज यानी कि संगठित कारखानों में जो है तो 25% का हिस्सा है। कितना प्रतिशत? 25%। और अगर बात करें देश के कुल उत्पादन में यानी कि टोटल प्रोडक्शन में, तो देश के टोटल प्रोडक्शन में अप्रोक्सीमेट इंजीनियरिंग सेक्टर का 35% जो है तो योगदान है। 35%। तो देखो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होगा। पर देखो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, रत्न एवं आभूषण। तो आप बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो नीचे कमेंट में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 159, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑरिजिनेट्स इन द। तो भारत की राष्ट्रीय आय का एक सबसे बड़ा अंश उत्पन्न होता है, तो देखो कहाँ से होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका राइट ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से। बट अकॉर्डिंग टू गूगल अगर देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप नीचे वहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, मैन मेड फाइबर हॉजरी गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड चीफली एट। तो मानव निर्मित फाइबर हॉजियरी सामान का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैंने आपको पीछे ही जो है तो एक क्वेश्चन में बता दिया जो कि वुलन टेक्सटाइल से रिलेटेड था, लुधियाना में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, लुधियाना। लुधियाना कहाँ पर पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। मानव निर्मित फाइबर हॉजियरी सामान का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो ये लुधियाना में होता है। ओके, ये आपको देखो सिंपली क्वेश्चन जो है तो बिल्कुल नोट रखने हैं। यही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 161 का क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल कौन सी है? औद्योगिक फसल आप कह सकते हो जिसको जो है तो खाया खोया ना जा सके। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कपास। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 162 है, डेजर्ट सॉइल आर जनरली पुअर इन। तो मरुभूमि मृदा सामान्यतः जो है तो क्या होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन हीन होती है। डेजर्ट सॉइल आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, नाइट्रोजन इसमें जो है तो कम होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 163 है, इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। इंद्रावती एक सहायक नदी है। तो देखो एक किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोदावरी की। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। देखो गोदावरी नदी की अगर बात कर ली जाए, गोदावरी जो है तो प्रायद्वीपीय भारत की, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की जो है तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वहाँ पर ऑप्शन गंगा भी टिक मत करके आ जाना, वहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? गोदावरी। तो महाराष्ट्र ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। ओके, और गिरती कहाँ पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी इसकी सहायक नदी आपको पता लग गया, इंद्रावती। और भी हैं जैसे पेन गंगा है, पेन गंगा। फिर उसके बाद आ जाएगी प्रणहिता, प्रणहिता या फिर प्राणहिता। तो ये 2-3 आपको बिल्कुल नोट रखनी है। इसकी सहायक नदियाँ हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। 164 क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडियाज। तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखो प्रायद्वीपीय भारत पूछा गया है, यानी कि दक्षिणी भारत का पूछा गया है। तो देखो दक्षिणी भारत में सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी। ऑप्शन यहाँ पर सी देखो करेक्ट हो जाएगा, अनाईमुदी। देखो अनाईमुदी की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2695 मीटर। ये हाइट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आपको बिल्कुल नोट रखना है। 165 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाज द लास्ट वन
टू बी फाउंडेड इन एंशियंट इंडिया। तो निम्न कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय अंतिम रहा जिसकी स्थापना प्राचीन भारत में हुई थी। देखो इसको आपको बिल्कुल हाईलाइट रखना है, यहाँ पर प्राचीन भारत में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। बाकी प्राचीन भारत में काशी विश्वविद्यालय को आप वैसे भी बाहर कर दो। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा। तो देखो इनमें से सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है तो बौद्ध विश्वविद्यालय ये अंतिम रहा जिसकी स्थापना प्राचीन भारत में हुई थी। अच्छा, ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना जो है तो किसने की थी। तो देखो इसकी स्थापना की थी पाल वंश का एक राजा था। पाल वंश जो थे वो, पाल वंश कहाँ पर जो है तो इनकी गद्दी थी, तो पाल वंश के राजाओं की गद्दी थी बंगाल में। और पाल वंश का एक राजा था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने जो है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। 166 क्वेश्चन, चैत्या वर द सेक्रेड श्राइन्स अंडर द। तो चैत्या किसके अधीन पवित्र तीर्थ रहा था। तो देखो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहनों के समय जो है तो चैत्या एक पवित्र तीर्थ रहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 167, हु रोट किराता अर्जुनीय। तो किराता अर्जुनीय किसने लिखी है। तो ये लिखी है भारवी ने। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। देखो ऑप्शन डी में यहाँ पर विशाखा दत्त दिया गया है। विशाखा दत्त के बारे में, विशाखा दत्त की एक फेमस पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी विशाखा दत्त ने। इसको आपको बिल्कुल नोट रखना है पॉइंट को। देखो मुद्रा राक्षस बुक में ही जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है तो वृषल कुल का बताया गया था। वृषल कुल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों के। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था वृषल कुल का, किस पुस्तक में, मुद्रा राक्षस में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 168 है, द फर्स्ट मराठा रूलर टू गेट लीगल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द मुगल्स वर। तो मुगलों से वैधानिक मान्यता पाने वाला पहला मराठा शासक कौन था। तो ये था शाहू जी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो शाहू जी की अगर बात करें, इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था संभाजी। ये ऑप्शन बी में आप देख सकते हो, संभाजी इनके पिता का नाम था। बाकी शाहू जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सतारा की गद्दी पर कब बैठे थे, यानी कि ये गद्दी पर कब बैठे थे, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किया था। तो 1708 ईस्वी में जो है तो इन्होंने सतारा में अपना राज्याभिषेक किया था। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 169 क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ द रोशनाई सेक्ट। रोशनाई पंथ का संस्थापक कौन था। तो देखो रोशनाई पंथ का संस्थापक था बयाजिद। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 169 का ऑप्शन ए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल नोट रखना है। 170 क्वेश्चन की बात करें, माउंट आबू इज़ रीनोन्ड फॉर इट्स। तो माउंट आबू प्रसिद्ध है किसके कारण। तो माउंट आबू जो है तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है। तो ये राजस्थान स्टेट में पड़ता है। 171 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज तक्कावी। तो तक्कावी क्या था। तो देखो तक्कावी था किसानों का कर्ज। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 171 का ऑप्शन है लोन्स टू पीजेंट्स। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 172 क्वेश्चन की बात करें, 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजेंट फॉर 6 ईयर्स एंड वॉज सेंट टू। तो सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कैद खाने में 6 वर्ष के लिए डाला गया था और उन्हें कहाँ पर भेज दिया गया था। तो देखो उन्हें भेज दिया गया था मंडाले जेल में। देखो कई बार इसको प्रोनाउंसिएट करके जो है तो मांडले जेल भी लिखा जाता है, मांडले जेल। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मांडले जेल में इनको जो है तो भेज दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 173 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन मुस्लिम लीग। तो भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट रखना है। तो भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 174 क्वेश्चन की बात करें, अ प्रेशर ग्रुप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी इन एज मच एज इट डज नॉट डायरेक्टली। तो एक दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होता है इस बात पर कि यह प्रत्यक्ष नहीं करता। तो यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ता। एक दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। 174 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 175 क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सॉट टू कर्ब द पॉलिटिकल डिफेक्शन। निम्नलिखित कौन
संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था? तो देखो 52वां संशोधन राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखो बी करेक्ट होगा, 175 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इज रिलेटेड टू। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का संबंध किससे है? तो देखो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का संबंध है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी कि चुनावों में राज्य का निधियन। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट रखना है। 177 क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द। तो किसी राज्य के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न के द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।